topic that we are going to study is various categories of the business services. Okay, so in the various categories of the business services, we have to study the banking, insurance, postal and telecom services, warehousing services, and the transportation. Okay, so we will start with the banking services. So a bank is an institution which attract money on deposit for the purpose of the being lent to industry or the trade. Okay, बैंक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है मनी को, मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ, डिपॉजिट करते मनी किस पर्पस के लिए, और बीइंग लेंट टू इंडस्ट्री और दी ट्रेड, ट्रेड और इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, उस मनी को यूज़ करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं, मनी को एज अ लोन जाके बैंक से लेते हैं. सो बैंकर्स आर नॉट मियरली अ मनी लेंडर्स, बैंकर्स क्या है, बस एक मनी लेंडर्स नहीं है जो मनी को बस प्रोवाइड करते हैं. अ बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम दी अदर, और बैंक क्या करती है, वो अदर पीपल से बोरो भी करती है. ठीक है, सो अ बैंक इज़ अ बायर और सेलर ऑफ मनी, बैंक क्या है, बायर भी है एज वेल एज मनी का सेलर भी है. A bank earns a margin of profit by lending money which it borrows. Okay, बैंक क्या करती है, मार्जिन भी, प्रॉफिट भी अर्न कर लेती है जितना वो मनी बोरो करती है. ठीक है, देखिए दो मेन फंक्शन है बैंक का. सबसे मेन फंक्शन है कि वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है एज वेल एज क्या करती है, डिपॉजिट और लेंडिंग और दी प्रोवाइडिंग दी, और लोन प्रोवाइड करती है. ठीक है, दो काम है, एडवांसिंग दी लोन एडवांस करती है एज वेल एज डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है. सो अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स क्या है, एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. डिपॉजिट क्या करती है, पब्लिक से उसको डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और द इन्वेस्टमेंट. किस पर्पस के लिए, कि कहीं किसी को लेंड करना है, प्रोवाइड करना है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट किसी को करना है, तो इस पर्पस के लिए डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है. सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सो अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी. ठीक है, कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को ओपन कर सकता है कि स्मॉल सम ऑफ मनी को बैंक में डिपॉजिट करके ही कैन विथड्रॉ मनी फ्रॉम हिज करंट whenever needed, फ्रॉम हिज अकाउंट. ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या है, मनी को विथड्रॉ कर सकता है अपने अकाउंट से whenever needed, जब भी उसको उसकी ज़रूरत हो, एंड कैन डिपॉजिट whenever surplus is available, और वो उस मनी को क्या करता है, डिपॉजिट भी कर सकता है जब भी सरप्लस अवेलेबल हो. सो डिपॉजिटर इज़ इशूड अ चेक बुक. जो भी डिपॉजिटर है, जो डिपॉजिट कर रहा है, उसको क्या है, एक चेक बुक मिलती है और एक पासबुक मिलती है. तो ऑल द अमाउंट डिपॉजिटेड एंड विथड्रॉन बाय द डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक. ठीक है, जो भी अमाउंट कोई भी डिफरेंट क्या है, डिपॉजिटर है जो डिपॉजिट कर रहा है, वो जितना डिपॉजिट कर रहा है, कितना मनी बोरो कर रहा है, कितना वहाँ से विथड्रॉ कर रहा है, सारा एंट्री जो है, सारा रिकॉर्डिंग किस में हो जाती है, पासबुक में होती है. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग डिपॉजिट को, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट से. क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, वो भी हम पढ़ेंगे. तो फिक्स्ड डिपॉजिट से क्या होता है, वो कम होता है. नेक्स्ट है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट. सो करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपनड बाय द बिजनेसमैन. करंट अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है, वो बिजनेसमैन के थ्रू ओपन होता है. द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर. कि अकाउंट होल्डर जो भी है, जिसको अकाउंट होल्ड कर रहा है, वो मनी को डिपॉजिट एज वेल एज विथड्रॉ भी कर सकता है जब भी उसे नीड हो. विथड्रॉल आर ऑलवेज मेड बाय चेक. जो विथड्रॉल है, जो मनी को विथड्रॉ करना है, वो कैसे होगा, वो चेक से ही होगा. ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज़ अवेलेबल इन दिस अकाउंट. ये सारी भी फैसिलिटी क्या होती है, कि क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी एज वेल एज ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है कि जब किसी भी अकाउंट होल्डर के पास, जो करंट अकाउंट होल्डर है, उसके अकाउंट में उतना अमाउंट है भी नहीं. फॉर एग्जांपल कि उसके अकाउंट में 50,000 है, बट ही नीडेड अराउंड 80,000. तो उस टाइम भी बैंक क्या करती है, उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, कि उतने में उसको
अमाउंट है भी नहीं उसके अकाउंट में तो भी वो उससे ज़्यादा देती है, फिर उस पर क्या करती है बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है, जिसको कोई भी जो भी करेंट अकाउंट होल्डर है, बेसिकली ये सारे जो भी बिजनेसमैन है वही ओपन करते हैं, ठीक है। तो वो जब भी उनके पास मनी होगा, वो जब डिपॉजिट करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें से बैंक डिडक्ट करेगी, ठीक है। फिर है सो नो इंटरेस्ट, इसमें लिखा है नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन द करेंट अकाउंट, कि कोई भी इंटरेस्ट करेंट अकाउंट पे पेड नहीं होता है। रादर सम सर्विस चार्ज इज चार्ज बाय द बैंक फॉर द रेंडरिंग सर्विस, बट इसकी जगह क्या होता है, एक सर्विस चार्ज कौन चार्ज करता है, चार्ज बाय द बैंकिंग, बैंक चार्ज करती है फॉर जो भी वो सर्विस प्रोवाइड करी है। सो अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज सेंड टू द अकाउंट होल्डर, जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है मतलब उसने पैसा कितना विथड्रॉ किया, पैसा कितना डिपॉजिट किया, जो उसका अकाउंट प्रिपेयर होता है वो अकाउंट होल्डर को एवरी वीक या फॉरनाइट में या मंथ में उसको सेंड किया जाता है, शोइंग द ट्रांजेक्शन मेड ड्यूरिंग द पीरियड, ये शो करने के लिए कि वो कितना ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सो डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से 100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड, ठीक है। कोई भी डिपॉजिटर है वो क्या करता है, वो अपने मनी को डिपॉजिट करता है विद द फिक्स्ड अमाउंट, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल आज 100 कर रहा है, नेक्स्ट मंथ में वो क्या करे 200 करे, नहीं, ये फिक्स्ड अमाउंट होता है। से 100 एवरी मंथ फॉर ए फिक्स पीरियड, किसी भी फिक्स पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर, तो उस फिक्स पीरियड के लिए वो क्या है, सेम अमाउंट ही डिपॉजिट करता है। द अमाउंट टुगेदर विथ इंटरेस्ट इज रिपेड ऑन दी मैच्योरिटी, जो भी अमाउंट टुगेदर साथ आएंगे विथ इंटरेस्ट क्या होता है, वो मैच्योरिटी पीरियड, जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है, अगर 1 साल का है खत्म हो जाता है तो सारा उसको पेड कर दिया जाता है। The rate of interest on the recurring deposit is higher than on the saving account, ठीक है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है रिकरिंग डिपॉजिट पे, वो इज़ हायर देन, वो ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू जो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट हमने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। सो अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, जो भी फिक्स्ड डिपॉजिट है वो रीपे कब होता है, जब उसकी एक स्पेसिफाइड पीरियड एक्सपायर हो जाता है। द पीरियड मे वेरी फ्रॉम 6 मंथ्स टू 5 ईयर, ये जो पीरियड है कितने पीरियड तक रहेगा, वो वेरी कितने दिन में करता है, कितने दिन में 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स करता है। लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितना लंबा पीरियड होगा डिपॉजिट करने का, हायर इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे कोई 6 मंथ के लिए कर रहा है और कोई 4 ईयर्स के लिए कर रहा है, तो जितना लंबा टाइम पीरियड है, जो 4 ईयर जिसने इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराया है, उसको क्या है, उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो द बैंक इशू अ रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर, बैंक क्या करती है, इशू करती है रिसिप्ट डिपॉजिटर को, एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, ये बताने के लिए कि रिसिप्ट की फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी फिक्स डिपॉजिट इज हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में मिलता है, फिक्स डिपॉजिट में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। सो दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शंस टू द डिपॉजिटर, ये अकाउंट क्या करता है, मल्टीपल ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस डिपॉजिटर को देता है। दिस अकाउंट कैन बी विथ कॉम्बिनेशन विथ सेविंग और करेंट अकाउंट, ये जो अकाउंट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है। सो इन दिस अकाउंट द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग है, ठीक है। इस अकाउंट में क्या है, जो डिपॉजिटर है, जो मनी डिपॉजिट कर रहा है, वो क्या एंजॉय कर रहा है, सेविंग्स की लिक्विडिटी, कि आपको ईजिली वो मनी को विथड्रॉ कर सकता है, एंड द करेंट अकाउंट उसकी भी, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी फिक्स डिपॉजिट है। सो व्हेन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड्स अ पर्टिकुलर लिमिट, जैसी जो अमाउंट है डिपॉजिट का वो पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, देन ऑटोमेटिकली द अमाउंट्स गेट्स ट्रांसफर इनटू द फिक्स डिपॉजिट, फिर ऑटोमेटिकली वो अमाउंट क्या है, वो फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, अकाउंट्स थे। नेक्स्ट है आपका सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। सो फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट, इसमें क्या कह रहा है, दिस इज द चेक ड्रॉन बाय द वन बैंक अगेंस्ट द फंड डिपॉजिटेड इनटू इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक,
ये चेक ड्रॉन होता है कैसे, वन बैंक करता है अगेंस्ट द फंड, जो भी फंड डिपॉजिट है इनटू इट्स अकाउंट एट द अनदर बैंक, किसी भी बैंक के उसी के डिपॉजिट क्या है किसी अकाउंट अनदर बैंक में उसका कोई अकाउंट है, ऑथोराइजिंग द सेकेंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल, वो उसको ये ऑथोराइज करता है कि सेकेंड बैंक को बोलता है कि मेक पेमेंट कर दो इंडिविजुअल हुज नेम इज़ रिटन ऑन दी ड्राफ्ट, जिसका नाम उस ड्राफ्ट पे लिखा है उसको क्या कर दो, इशू कर दो। सो इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच मनी कैन बी रिमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जिसमें क्या होता है मनी क्या है ट्रांसफ़र हो रहा है वन पर्सन से अनदर पर्सन। अ बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द बैंक, ठीक है। जो बैंक ड्राफ्ट है वो कैसे ऑब्टेन होता है, फ्रॉम अ बैंक से आफ्टर डिपॉजिट रिक्वायर्ड अमाउंट जितना चाहिए, उसके बाद द बैंक ऑल्सो चार्जेस सम कमीशन फॉर इशूइंग द बैंक ड्राफ्ट। अब बैंक क्या करती है, बैंक को भी तो कुछ अपना कमीशन लेना है, अपना प्रॉफिट देखना है, तो बैंक क्या करती है इस पर कुछ कमीशन भी चार्ज करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका देखिए दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक, फर्स्ट वन इज बैंक ड्राफ्ट, बैंक चेक, RTGS real time gross settlement and the NEFT national electronic fund transfer. So the next one is pay order. So this is the document which instruct a bank to pay a certain sum to a third party. ये document होता है जो instruct करता है बैंक को कि certain amount क्या है third party को pay करो। Such order are normally acknowledged by the bank. ये जो ऑर्डर है वो नॉर्मली नोन होता है बाय द बैंक विच प्रोवाइड अ गारंटी, जो गारंटी प्रोवाइड कर रहा है डैट दी पेमेंट विल बी मेड, पेमेंट क्या होगा वो मेड होगा। एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट, ये बैंक ड्राफ्ट है विच इज़ पेबल विद इन दी टाउन, ठीक है, एक ही टाउन में, जैसे वाराणसी है तो वाराणसी में ही होगा, सो इट कैन बी कॉल्ड एज लोकल बैंक ड्राफ्ट, जिसको लोकल बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं। सो द कमीशन चार्ज ऑन द पे ऑर्डर, जो कमीशन चार्ज होगी पे ऑर्डर और द बैंक का चेक पे, इट इज़ द लेस देन द बैंक ड्राफ्ट, वो बैंक ड्राफ्ट से क्या होगी कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओवरड्राफ्ट। सो अंडर दिस अरेंजमेंट अ कस्टमर हैविंग करंट अकाउंट इज अलाउड टू विथड्रॉ मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट, ठीक है। इस अरेंजमेंट में क्या होता है कि जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उनको ये अलाउ होता है कि उनके अकाउंट में जितना बैलेंस है वो उससे ज़्यादा विथड्रॉ कर सकते हैं। He can overdraw up to a specified limit and for an agreed period. वो क्या है, वो एक स्पेसिफाइड पीरियड जो है मेंशन उतना तक विथड्रॉ कर सकते हैं किसी एक सर्टेन पीरियड के लिए। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट वर्चुअली ओवरड्रॉन, अब जितना अमाउंट क्या है ओवरड्रॉन हुआ, जितना ड्रॉ हुआ है उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। नेक्स्ट है आपका कैश क्रेडिट। So under this arrangement, the borrower is allowed to withdraw up to the certain limit against the security. इसमें क्या होता है अरेंजमेंट ये है कि बोरोवर क्या है विथड्रॉ कर सकता है सर्टेन लिमिट, सर्टेन अमाउंट कोई भी सिक्योरिटी दे के, ठीक है। शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म लोन। सो अ लोन इज लमसम एडवांस रिपेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। लोन क्या होता है एक एडवांस होता है जिसको रिपे करना पड़ता है कोई भी स्पेसिफाइड पीरियड है। सो इट में बी सिक्योर्ड और दी अनसिक्योर्ड, ये सिक्योर भी होता है और अनसिक्योर्ड भी होता है। द लोन में बी पेड बैक बाय द बोरोवर इन इंस्टॉलमेंट, अब ये लोन क्या है पे बैक भी होता है कैसे, बाय द बोरोवर करता है इंस्टॉलमेंट में करता है, ठीक है, एक साथ ना करके कुछ स्पेसिफाइड पीरियड में और स्पेसिफाइड अमाउंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ द e-banking. So digital electronic payment is a system. ये system है by making online payment करने के लिए without involving the physical exchange of money. मतलब जो भी हम इलेक्ट्रॉनिकली जो भी हम ऑनलाइन पेमेंट करें, डिजिटली पेमेंट करें, जैसे आप लोग ऑनलाइन फीस सबमिट कर रहे हो तो इसमें कोई भी फिजिकली एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का, ऐसा नहीं कि आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वो ले रहा है। तो ये क्या है कि एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसमें क्या है ऑनलाइन विदाउट इन्वॉल्विंग द फिजिकल एक्सचेंज ऑफ मनी, कोई भी फिजिकल एक्सचेंज नहीं हो रहा है मनी का। एंड द मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट ऑफ पेयर टू द अकाउंट ऑफ रिसीवर। जो मनी है वो ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, पेयर के अकाउंट से रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जा रही है थ्रू दी इंटरनेट की फैसिलिटी से
जो अमाउंट है ट्रांसफ़र हो जा रहा है वन बैंक से, या वन अकाउंट जो पेयर है उसके अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में, वो रिसीवर के अकाउंट में हो जा रहा है. Here the next topic is insurance services. So insurance is a contract between the insurer and the insured in which insurer agrees to make good the loss of insured on happening of an event in consideration of a regular payment called the premium. Okay. इंश्योरेंस क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? जो इंश्योरर होता है और इंश्योर्ड होते हैं, इन विच इंश्योरर जो है वो एग्री होता है कि वो मेक गुड द लॉस ऑफ इंश्योर्ड ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कि वो जो भी लॉस हो रहा है इंश्योर्ड का, वो किसी भी इवेंट के हैपनिंग पे वो उसको कॉम्पनसेट करेगा ऑफ इवेंट इन कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलर पेमेंट. और उस पर क्या है, वो डिफरेंट रेगुलर पेमेंट जो लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द प्रीमियम. So the agreement or the contract is in writing and is known as insurance policy. तो ये जो agreement होता है और contract होता है वो writing में होता है, मतलब written form में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? insurance policy बोलते हैं. ठीक है. Then कह रहा है the important terms which is used in the insurance contract. जो important terms है यूज़ होते हैं insurance contract में. तो सबसे पहले आपका insurer. सो इंश्योरर इज़ द इंडिविजुअल और द फर्म. इंश्योरर कौन होता है? एक इंडिविजुअल होता है या फर्म होता है हु गेट्स कॉम्पनसेशन ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं, विच एग्रीज टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ इंश्योर्ड. कि वो ये एग्री होता है कि अगर कोई लॉस किसी भी इंश्योर्ड को होता है तो वो उसको पूरा कॉम्पनसेट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट है आपका इंश्योर्ड. सो इंश्योर्ड इज़ द इंडिविजुअल. इंश्योर्ड क्या है? इंडिविजुअल है और कोई फर्म है हु गेट्स कॉम्पनसेशन ऑफ द लॉस, जिसको क्या है? कॉम्पनसेशन मिलता है कोई भी अगर लॉस होता है. इंश्योर्ड पेज रेगुलर अमाउंट ऑफ प्रीमियम. जो भी इंश्योर्ड है वो क्या करता है? रेगुलरली वो अमाउंट ऑफ प्रीमियम भी पे करता है. अभी प्रीमियम क्या होता है? सो वी विल ऑल्सो डिस्कस. So next is happening of the event. So it refers to the subject matter of the policy or the kind of the losses covered under the policy. ठीक है. ये रेफर क्या करता है? सब्जेक्ट मैटर पॉलिसी का और द काइंड ऑफ लॉसेस, जो लॉस हो रहा है कवर्ड अंडर द पॉलिसी, की जो पॉलिसी के अंडर कवर होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द फायर इंश्योरेंस द लॉस इज कॉम्पनसेटेड ओनली इफ इट इज़ ड्यू टू फायर. कि अगर वो हैपनिंग, अगर वो इवेंट हो रहा है, मतलब किसी ने इंश्योरेंस कराया है फायर का, बट हो क्या जा रहा है? उसके यहाँ थेफ्ट हो जा रहा है, चोरी हो जा रही है, तो उस कंडीशन पे उसको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा. तभी मिलेगा जब जिस पर्पस से उसने कराया है इंश्योरेंस, वही पर्पस अगर हैपन होता है, वही इवेंट अगर हैपन होता है, उसी कंडीशन पे वो जो सारा कॉम्पनसेशन है वो दिया जाएगा. नेक्स्ट वन इज प्रीमियम. सो इट रेफर्स टू एन अमाउंट पेड क्वार्टरली. ठीक है. ये अमाउंट क्या है? या तो क्वार्टरली पेड होता है, हाफ ईयरली पेड होता है, एनुअली पेड होता है बाय द इंश्योर्ड के थ्रू टू द इंश्योरर को फॉर गेटिंग कॉम्पनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस. कि कॉम्पनसेशन मिलता है कब? जब लॉस की कंडीशन हो जाती है. ठीक है. So there are also some definition is given here. So insurance is a device. Insurance is a device for transfer of risk of individual to an insurer. ठीक है. इंश्योरेंस क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो भी रिस्क है किसी भी इंडिविजुअल का वो इंश्योरर पे करता है, हु एग्री फॉर द कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन को पे करने के लिए, जिसको प्रीमियम बोल रहे हैं, प्रीमियम को पे करने के लिए रेडी है टू अज्यूम टू स्पेसिफिक एक्सटेंट, कोई भी स्पेसिफिक एक्सटेंट के लिए लॉसेस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड, जो भी लॉस सफ़र हो रहा है बाय द इंश्योर्ड से. सो इंश्योरेंस इज़ अ सोशल डिवाइस. इंश्योरेंस क्या है? सोशल डिवाइस है. सो इट इज़ गिवन बाय द D.H. Hazel. Okay.
सो इंश्योरेंस क्या एक सोशल डिवाइस है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द इफेक्ट ऑफ द मिसफॉर्च्यून, कोई भी अगर मिसफॉर्च्यून हो गया है, द पेमेंट बीइंग मेड बाय द एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पार्टीज। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड कंट्रीब्यूशन ऑल द पार्टीज करती है पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम। किसी भी स्कीम में कोई भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सारे ही क्या करते हैं, इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। एक और डेफिनेशन है, सो इंश्योरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्म है अंडर विच वन पार्टी एग्रीज इन रिटर्न ऑफ अ कंसिडरेशन। क्या है, वन पार्टी मतलब इंश्योरर एग्री है इन रिटर्न ऑफ ए कंसिडरेशन, इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, टू पे एन एग्रीड सम ऑफ मनी टू अनदर पार्टी, कि जो एग्रीड सम ऑफ मनी है वो उसको पे करेगा अनदर पार्टी मीन्स इंश्योर्ड को, टू मेक गुड फॉर अ लॉस, कोई भी लॉस हुआ इस कंडीशन पे, डैमेज हुआ है, इंजरी हुआ है, टू समथिंग ऑफ वैल्यू इन विच इंश्योर्ड हैज़ द फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सम अनसर्टेन इवेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इन विच इंश्योर्ड का क्या है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है एज अ रिजल्ट सम अनसर्टेन इवेंट, की कोई भी अनसर्टेन इवेंट हो उस कंडीशन पे इंश्योर्ड का क्या है, कोई एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है कि अगर उसको कुछ लॉस हो रहा है तो ये क्या है, इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेगा, तो जो भी लॉस हुआ है वो उसको क्या है पूरा कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा। ठीक है, सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। सो फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, principle of subrogation, principle of causa proxima, and the principle of mitigation of the loss. Okay, so we will start with the principle of utmost good faith. Okay, so the principle of insurance, the basic principle of insurance are, first one is the principle of utmost good faith. So according to this principle, इंश्योरेंस इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ बेस्ड ऑन दी फेथ। ठीक है, जो भी प्रिंसिपल होता है, जो भी ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो टोटली किस पे बेस्ड होता है, किसी भी इंडिविजुअल में या इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में एक फेथ पे ही ये डिपेंड होता है। ठीक है, सो द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर must disclose all the material fact to each other and both the parties should not hide any fact related to the insurance policy from each other. ठीक है, जो भी इंश्योर्ड है, जो भी इंश्योरर है, उन्हें क्या करना है, जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो भी बेसिकली फैक्ट हैं, जब वो लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं तो उनको हर एक चीज़ उससे रिलेटेड एक दूसरे को क्या कर देना है, डिस्क्लोज कर देना है, बता देना है, एंड बोथ द पार्टीज शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रॉम द ईच अदर। ठीक है, और जो दोनों पार्टी है मीन्स इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, दोनों पार्टी क्या है, एक दूसरे से कोई भी मटेरियल फैक्ट या फैक्ट एक दूसरे से हाइड नहीं करेंगे रिलेटेड टू द इंश्योरेंस पॉलिसी। जो भी रिलेटेड है इंश्योरेंस पॉलिसी से, उस कंटेक्स्ट में वो लोग कोई भी एक दूसरे से कुछ भी हाइड नहीं करेंगे। इफ़ द इंश्योर्ड हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, अगर क्या है, कोई भी इंश्योर्ड क्या करता है, कोई भी मटेरियल फैक्ट हाइड करता है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी पे, एंड लेटर ऑन द इंश्योरर कम्स टू नो अबाउट इट, और बाद में इंश्योरर उसके बारे में जानता है, देन ही कैन रिफ्यूज़ टू पे कॉम्पनसेशन। अब उस कंडीशन पे वो क्या है, इंश्योरर क्या है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है, मतलब मना कर सकता है कि वो कॉम्पनसेशन को पे नहीं करेगा। सो फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक द कॉन्टेक्ट ऑफ इंश्योरेंस voidable. ओके, सो एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। ठीक है, फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर, जैसे ही उसने डिस्क्लोजर नहीं किया, मतलब फेल हो गया कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं बताया, बाय द इंश्योर्ड मेक द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable हो जाएगा, मतलब एम्प्टी हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर, और इंश्योरर के डिसीजन पे वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा।
कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, कोई पर्सन है उसने क्या किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, और उसने ये जो भी उसकी प्रॉब्लम थी ये उसने हाइड कर दिया कि वो उसको हार्ट का पेशेंट है. सो लेटर ऑन इट इफ़ इंश्योर्ड डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक, अगर लेटर बाद में कोई भी वो जो इंश्योर्ड है वो हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है, डाइड हो जाता है, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे कॉम्पनसेशन. तब उस कंडीशन पे जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो रिफ्यूज़ कर देगी, मतलब कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी, बिकॉज अ मटेरियल फैक्ट वॉज हिडन बाय द इंश्योर्ड, कि जो एक मटेरियल फैक्ट था, जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी जिसको जानना ज़रूरी था, उसने इंश्योरर ने उसको इंश्योर्ड से हाइड कर दिया. ठीक है. सो सिमिलरली इफ़ अ फैक्ट्री ओनर टेक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगर कोई फैक्ट्री का ओनर है उसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया, हाइडिंग द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ issued him a statutory warning letter to get his factory wiring change, ठीक है, और ये बिना, और ये नहीं उसको जो भी इंश्योर्ड है, सॉरी इंश्योरर है, वो ये नहीं बताता इंश्योर्ड को जब भी वो उसने क्या लिया है, फैक्ट्री ओनर ने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, और ये उसने रिवील नहीं किया कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने उसको एक वार्निंग दे रखी है कि अपनी जो भी आपकी जो वायरिंग हुई है आपके जो फैक्ट्री में उसको चेंज कर दीजिए. एंड लेटर ऑन इट इफ़ फैक्ट्री कैचेस फायर, और बाद में अगर जो भी फायर है वो हो जाता है उसके ऑफिस में, उसके फैक्ट्री में, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, कोई भी शॉर्ट सर्किट ऑफ वायरिंग, देन द इंश्योरेंस कंपनी कैन रिफ्यूज़ टू पे द कॉम्पनसेशन. उस कंटेक्स्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी क्या है, वो रिफ्यूज़ करेगी कि वो कॉम्पनसेशन पे नहीं करेगी, बिकॉज इंश्योर्ड हैज़ हिडन द फैक्ट ऑफ द स्टैट्यूटोरी वार्निंग फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, जो भी इंश्योर्ड था उसने क्या किया है, इंश्योर्ड ने वो जो स्टैट्यूटोरी वार्निंग थी विच इज़ गिवन बाय द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो इंश्योरेंस कंपनी से हाइड कर लिया है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट. So according to this principle, the insured must have an insurable interest in the subject matter of insurance policy. ठीक है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योर्ड क्या है, उसका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब अगर वो इंश्योरेंस करा रहा है तो उस कंडीशन पे उसका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी के सब्जेक्ट मैटर हैं, विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज़ गैम्बल एंड द फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी. अब वो कोई भी इंश्योरेंस करा रहा है बट ही इज़ नॉट और शी इज़ नॉट टू मच इंटरेस्टेड, तो ये क्या हो जाएगी, एक गैम्बलिंग हो जाएगी, एक फ्रॉड हो जाएगा. एंड लॉज डज नॉट परमिट इट, और जो लॉज हैं वो इसको परमिट नहीं करते हैं. सो इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योरेबल इंटरेस्ट कम्स विद इन द रिलेशन ऑफ द इंश्योर्ड विद द पर्सन टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी. ठीक है, अब लाइफ इंश्योरेंस की कंडीशन में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो किससे रिलेशन में, इंश्योर्ड के साथ रिलेशन में विद द पर्सन हु टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी, और उस पर्सन के साथ जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन कैन टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज स्पाउस, कि ठीक है वो अपने स्पाउस के लिए या वाइफ के लिए या तो कोई हस्बैंड के लिए वो ले रहा है, और फॉर हिज चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रन के लिए ले रहा है, बट ही शी कैन नॉट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर अ स्ट्रेंजर. अब कोई भी अब एक स्ट्रेंजर के लिए तो इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेगा. सो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट सफ़र अ फाइनेंशियल लॉस इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट, और ही मस्ट बी ओनर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. ठीक है, फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योर्ड जो है वो मस्ट सफ़र होगा फाइनेंशियल लॉस में इफ़ द सब्जेक्ट मैटर इज़ डैमेज टू प्रूव द इंटरेस्ट. जब ये सब्जेक्ट मैटर ये प्रूव करने में क्या बोलते हैं कि वो पूरा फुली कंट्रोल नहीं कर पाएगा, एज वेल एज वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा कि इसमें क्या है, किसी भी इंश्योर्ड का एक इंटरेस्ट दिया है. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल इफ़ अ पर्सन हैज़ टेकन लोन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमाइसेस, देन द लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ दैट फैक्ट्री विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री. ठीक है, कोई एक पर्सन है वो लोन लिया है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री प्रेमाइसेस,
कि फैक्ट्री के अगेंस्ट में किसी ने लोन लिया है तो लेंडर कैन टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। अब लेंडर को फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पड़ेगा विदाउट बीइंग द ओनर ऑफ दैट फैक्ट्री, उसका ओनर नहीं है तो भी, बिकॉज ही हैज़ अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दी फैक्ट्री प्रेमाइसेस, बिकॉज उसका एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। सो इन द केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में द इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट प्रेजेंट होना चाहिए जब भी पॉलिसी जब भी ली जा रही है इंश्योरेंस पॉलिसी। सो इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस the insurable interest must be present at the time of taking the policy as well as at the time of the subject matter। जब पॉलिसी ली जा रही है एज वेल एज जब लॉस हो रहा है, उन दोनों कंडीशन पे क्या है, ये एक इंटरेस्ट होना प्रेजेंट होना ज़रूरी है। सो इन ऑल अदर टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, ठीक है, अदर जितने भी टाइप्स हैं इंश्योरेंस इंक्लूडिंग मरीन इंश्योरेंस, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट। जो इंश्योरेबल इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द लॉस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। कोई भी सब्जेक्ट मैटर जिस कंटेक्स्ट में कोई भी इंश्योरेंस ली गई है तो उस कंडीशन में जब लॉस हो रहा है तो एट दैट टाइम एक इंटरेस्ट होना ज़रूरी होता है।